Hello everyone. Today I will teach you the topic respiration. Respiration. बेटा रेस्पिरेशन एक मल्टी स्टेप एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है। एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है। बेटा रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन इट इज द कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस बेटा हम रेस्पिरेशन को बायो केमिकल प्रोसेस भी नाम देते हैं। बायो केमिकल प्रोसेस। बेटा रेस्पिरेशन में मैंने कहा कि कैटाबोलिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होता है। बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों नाम देते हैं? क्योंकि बायोकेमिकल इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, क्योंकि जब न्यूट्रिएंट ब्रेक होते हैं, एक्चुअली में न्यूट्रिएंट्स में जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं और ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी इन केमिकल बॉन्ड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में बेटा जैसे कार्बोहाइड्रेट मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स हो सकते हैं, फैट हो सकते हैं, इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं। बेटा ये इन न्यूट्रिएंट्स में जो केमिकल बॉन्ड होते हैं लाइक कार्बन बॉन्ड, इन बॉन्ड में जो एनर्जी होती है वो इन बॉन्ड के ब्रेक होने से वो एनर्जी एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। और बेटा इस केमिकल एनर्जी के साथ साथ में और यहाँ पे बायोकेमिकल इंटरमीडिएट्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो बेटा हम कह सकते हैं कि फॉर्म्स ए नंबर ऑफ बायोकेमिकल इंटरमीडिएट्स। बेटा ये जो बायोकेमिकल इंटरमीडिएट्स हैं इनका क्या रोल है? बायोकेमिकल इंटरमीडिएट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बायोकेमिकल इंटरमीडिएट्स यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एक तरह के क्या होते हैं बेटा? बायोमोलेक्यूल्स होते हैं। और बेटा बायोमोलेक्यूल्स का क्या काम होता है? ये बायोमोलेक्यूल्स पार्टिसिपेट इन ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेल डिवीजन, मेटाबॉलिज्म, मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, इन सब में ये पार्टिसिपेट करते हैं। और बेटा यहाँ पे जो ये केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है।
तो हम कह सकते हैं केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी, ये एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। एटीपी डेट मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बेटा क्या होता है? इट इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। जितनी भी सेलुलर प्रोसेस होती है सब में एटीपी एक एनर्जी करेंसी मानी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा मैं इसको इरेज कर देता हूं। रेस्पिरेशन एक स्टेप वाइज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। क्या नाम दिया मैंने कि रेस्पिरेशन एक स्टेप वाइज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फूड मटेरियल होता है वो फूड मटेरियल लिविंग सेल के इनसाइड ब्रेक डाउन होता है और इसमें मेनी स्टेप्स यूज होते हैं। मेनी स्टेप्स विद, हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई फूड मटेरियल है, कोई एक फूड मटेरियल है बेटा, ये फूड मटेरियल ब्रेक डाउन होगा और कहां पे होगा? इनसाइड द लिविंग सेल, इनसाइड द लिविंग सेल्स। तो इस फूड के ब्रेक डाउन होने में मेनी स्टेप्स यूज होंगे और स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होगा, तो उसको अपन नाम देंगे स्टेप वाइज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। बेटा हम रेस्पिरेशन को एक सेलुलर रेस्पिरेशन भी नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ऑल्सो नॉन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। क्यों नाम देते हैं बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन? क्योंकि आप देखो यहां पे जो फूड होगा, फूड ब्रेक डाउन होकर के एवरी सेल्स तक रीच करता है, इसलिए इसको अपन क्या नाम देते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन नाम देते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों नाम देते हैं? बिकॉज फूड रीचेज every cell of an organisms। बेटा जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है क्योंकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा मैंने क्या कहा कि रेस्पिरेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज into 2 pyruvic acid into 2 pyruvic acid। तो इसमें क्या होगा बेटा कि जो मोस्ट कॉमन सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम है बेटा ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और 2 मोलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं बेटा इसके अलावा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। किसकी बात करेंगे यहाँ पे हम? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो आप लिखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। बेटा रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड होता है बेटा एन एरोबिक
एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा हम यहाँ पे फर्स्ट बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन, बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। फूड का क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई फूड है ना, एक फूड है और इस फूड का यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद क्या रिलीज होगा यहाँ पे, CO2, वाटर और एनर्जी, ये रिलीज होते हैं। तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि ये फूड यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन बेटा कंप्लीट ऑक्सीडेशन में यहाँ पे क्या यूज होगा, यूज ऑफ ऑक्सीजन, यूज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और क्या बनता है बेटा यहाँ पे, CO2, वाटर और एनर्जी। लेकिन बेटा जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, अगर मैं यहाँ पे मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट जिसका मैं नाम देता हूँ ग्लूकोज, अगर इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, रिएक्शंस अगर मैं इसकी लिखता हूँ, तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ग्लूकोज कितना होता है बेटा, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट एंड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो 1 मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस 6 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। मैंने कहा ना कि बेटा फूड के साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होती है, तो ग्लूकोज प्लस 6 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट होते हैं बेटा यहाँ पे 6 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 6 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस एनर्जी। और बेटा एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे, अबाउट 686 किलो कैलोरी, है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में इतनी एनर्जी रिलीज होती है। और बेटा मैंने कहा था कि एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, ATP के फॉर्म में स्टोर होती है। तो यहाँ पर बेटा अबाउट या तो 36 से 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, 36 या 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शंस बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, तो हम कह सकते हैं दिस इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब हम बात करते हैं बेटा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलता है ना, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। बेटा मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन, बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, या हम कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स, कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। बेटा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या आता है, ग्लाइकोलाइसिस। बेटा यहाँ पे सेकंड स्टेप TCA, सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं TCA,
साइकिल, TCA साइकिल। और एक थर्ड स्टेप यहाँ पे होता है टर्मिनल ऑक्सीडेशन, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ये 3 स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। बेटा एरोबिक जो रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन, किस किस में हो सकता है बेटा? साइटोप्लाज्म में एंड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बेटा ग्लाइकोलाइसिस की, ग्लाइकोलाइसिस। तो बेटा जो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। बेटा कहाँ पे होगा? सेल के साइटोप्लाज्म में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल साइटोप्लाज्म, है ना। स्पेशली कहाँ पे होगा? ये सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस। बेटा ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप माना जाता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। बेटा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता, तो हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता। दूसरी बात क्या है बेटा कि ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों के लिए एक पाथवे माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस इट इज द पाथवे फॉर बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एक पाथवे माना जाता है। मैं इसको इरेज कर देता हूं बेटा। जैसे देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा? जैसे ग्लूकोज है, जैसे दिस इज द ग्लूकोज। बेटा ग्लूकोज कन्वर्ट होता है बेटा 2 मोलेक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मोलेक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। लेकिन बेटा अगर यहां पे मान लीजिए नो ऑक्सीजन, और जब ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो ये प्रोसेस कहां पे हो रही बेटा? साइटोप्लाज्म में। और मैंने अभी आपको बताया कि ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन यूज नहीं होता, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? दिस इज द ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। लेकिन जब 2 मोलेक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड क्या होता है? फर्दर ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसके अंदर? CO2, वाटर एंड एनर्जी। 2 मोलेक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा CO2 में, वाटर में एंड एनर्जी के अंदर। लेकिन यूज ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं CO2, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। तो सबसे पहले बेटा क्या होगा? ग्लूकोज कन्वर्ट होगा 2 मोलेक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। कहां पे होगा बेटा? सेल के साइटोप्लाज्म में। एंड बेटा सेल के साइटोप्लाज्म से
ये पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ पर, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। और जैसे ही बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होता है तो वहां पे ऑक्सीजन यूज होगी और इसी को हम क्या नाम देते हैं, टीसीए साइकिल। क्या नाम देंगे, टीसीए साइकिल। तो देखो टीसीए साइकिल के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। टीसीए साइकिल रेस्पिरेशन का सेकंड स्टेप मानते हैं। टीसीए साइकिल सेकंड स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, सेकंड स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। बेटा जबकि अपन ने ग्लाइकोलाइसिस को क्या नाम दिया था कि ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप मानते हैं अपन इसको, फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। बेटा ग्लाइकोलाइसिस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं होती, नो कंजप्शन, नो कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन। ना तो यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन यूज होती है और ना ही यहाँ पे CO2 रिलीज होता है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कोई भी CO2 रिलीज नहीं होता है ना। नो लिबरेशन ऑफ CO2, ना यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन यूज होता है और ना ही यहाँ पे CO2 रिलीज होता है। सिर्फ यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं बेटा ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस 4 ATP, यहां पे 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ATP यूज कितने होते हैं। तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP यूज होते हैं और 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं। 2 ATP यूज होते हैं और 4 ATP क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो बेटा यहां पे नेट गेन ऑफ ATP कितना हो गया, नेट गेन ऑफ ATP, नेट गेन ऑफ ATP कितना हो गया बेटा, यहां पे 2 यूज हो रहे हैं, 4 यहां पे रिलीज हो रहे हैं, तो नेट गेन ATP कितना हो गया, 2। तो ATP नेट गेन कितना हो गया, ओनली 2 ATP। नेट गेन कितना हो गया, 2 ATP, है ना। ये तो हो गया बेटा ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन दूसरा है टीसीए साइकिल। तो टीसीए साइकिल एक तो सेकंड स्टेप माना जाता है रेस्पिरेशन का। दूसरा, टीसीए साइकिल में ऑक्सीजन यूज होता है ना, यूज ऑफ ऑक्सीजन, यूज ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी चीज ये है कि बेटा टीसीए साइकिल में कोई भी एटीपी कंज्यूम नहीं होता। तो मैं कह सकता हूं बेटा नो एटीपी कंज्यूम, नो एटीपी कंज्यूम। जबकि बेटा देखो यहां पे ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी यूज हो रहे थे, यहां पर हम कह सकते हैं नो एटीपी यूज। यहां लिख देता हूं मैं नो एटीपी, यह लिखता हूं नो एटीपी यूज, नो एटीपी यूज, है ना। यहां पे कोई भी एटीपी यूज नहीं होता। तो यहां पे कोई एटीपी यूज नहीं होता है, लेकिन यहां पे एनर्जी तो रिलीज होती है बेटा, और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, एटीपी के फॉर्म में। तो यहां पे कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे, ओनली 2 ATP। कितने होंगे, 2 ATP। तो ऐसे ही बेटा ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन ऑफ एटीपी कितने होते हैं, 2। टीसी साइकिल में भी एटीपी कितने प्रोड्यूस होते हैं, 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, है ना। टीसीए साइकिल only occurs in aerobic respiration। तो हम कह सकते हैं टीसीए साइकिल occurs only in aerobic respiration, only occurs in aerobic respiration। ये ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है। जबकि बेटा ग्लाइकोलाइसिस
pathway for glycolysis, pathway for both both aerobic aerobic and anaerobic, एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों के लिए पाथवे माना जाता है। तो ये क्या हो गया बेटा हमारे ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए साइकिल। तो ये हो गया हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अलावा सेकंड आता है बेटा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम यहां पे बात कर लेते हैं, सेकंड है हमारा एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा बेटा, फूड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। जैसे मान लीजिए बेटा मैं यहाँ पे कोई फूड ले लेता हूँ, है ना, ये फूड है, इस फूड का यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। लेकिन बेटा विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा यहां पे क्या बनेगा, जब फूड ब्रेक होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, बेटा यहां पे या तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है या फिर ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है ना। यानी जब फूड इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होगा तो एल्कोहल का भी फॉर्मेशन हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स में हम कह सकते हैं जैसे बेटा लैक्टिक एसिड, क्या कह सकते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड बन सकता है, ब्यूटायरिक एसिड बन सकता है, लैक्टिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड है। तो इनका फॉर्मेशन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन, anaerobic respiration occurs in plants, तो ये हो गया बेटा हमारा anaerobic respiration। anaerobic respirations में बेटा हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक ग्लूकोज है C6H12O6, बेटा ये सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, और सेल के साइटोप्लाज्म में जैसे C6 ग्लूकोज है, और ग्लूकोज से क्या बन सकता है, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल C2H5OH, और क्या हो सकता है 2 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2, एंड इसके अलावा बेटा यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, अबाउट 59 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कहां पे होगा बेटा, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, इथाइल एल्कोहल में। दूसरा रिएक्शंस बेटा हम ऐसे बता सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज बेटा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड C3H6O3, ये क्या है बेटा, लैक्टिक एसिड, क्या है, लैक्टिक एसिड। और साथ में यहाँ पे क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होगी 150 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। तो ये बेटा किसकी प्रेजेंस में होगी, बैक्टीरिया के अंदर, है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, इस फूड को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर, है ना। तो हम कह सकते हैं बेटा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो सकता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ऑर्गेनिक एसिड में जैसे लैक्टिक एसिड, है ना, ब्यूटायरिक एसिड का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर देखने को मिलता है। तो बेटा मैं अगर इसको एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग समझाता हूं आपको, तो इक्वेशन में जैसे मान लीजिए एक ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज बेटा किस में कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड में। लेकिन जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहां पे नो यूज ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन फिर पायरुविक एसिड फर्दर बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में, ठीक है, किस में, एल्कोहल में। एल्कोहल के अलावा बेटा CO2 एंड एनर्जी,
पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्कोहल, CO2 एंड एनर्जी, है ना। लेकिन यहाँ पे भी नो ऑक्सीजन यूज, ये भी बेटा साइटोप्लाज्म में होता है और ये रिएक्शंस भी किस में होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो इस रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, फर्मेंटेशन। क्या नाम देते हैं, फर्मेंटेशन। क्या नाम देते हैं, फर्मेंटेशन। क्यों, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन को जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंसिडर करते हैं कि भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, फर्मेंटेशन। क्या नाम देते हैं, फर्मेंटेशन। क्योंकि फर्मेंटेशन इट इज द टाइप ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कह सकते हैं बेटा, फर्मेंटेशन इट इज द टाइप ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये क्या हो गया हमारा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेटा मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार। एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, एन एरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एक है बेटा फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और क्या बनता है, CO2 और वाटर बनता है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम दे सकता हूं बेटा मैं, जैसे ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होता है ना, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेगा बेटा, CO2, वाटर, है ना, और एनर्जी रिलीज होगी। तो ये कहाँ देखने को मिलता है हमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो हम कह सकते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू CO2, वाटर और साथ में एनर्जी, ये भी रिलीज होती है। लेकिन जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है ये सेल के इनसाइड होता है ना। तो हम इसको कह सकते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन एक इंट्रासेलुलर प्रोसेस होता है ना, इज एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस, इंट्रासेलुलर प्रोसेस, ये एक इंट्रासेलुलर प्रोसेस है। सेकंड बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन एक टेम्पोररी प्रोसेस होता है, इज ए टेम्पोररी प्रोसेस, ये एक तरह की टेम्पोररी प्रोसेस होती है। बेटा किन के अंदर टेम्पोररी प्रोसेस होती है, हायर प्लांट्स के अंदर, टेम्पोररी प्रोसेस इन हायर प्लांट्स। और बेटा हायर प्लांट्स में इसको टेम्पोररी प्रोसेस क्यों नाम देते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू इनडेफिनेटली नहीं हो सकती, है ना, एक लॉन्ग टाइम तक ये कंटिन्यू नहीं हो सकता। एनारोबिक रेस्पिरेशन हायर प्लांट्स में एक लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू नहीं हो सकता। बेटा क्यों नहीं होता लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू, क्योंकि हायर प्लांट्स में मोस्ट ऑफ जो सबस्ट्रेट होता है ना, सबसे ज्यादा सबस्ट्रेट का डिकम्पोजिशन होता है। जब बेटा सबसे ज्यादा सबस्ट्रेट डिकम्पोजिशन होगा सबस्ट्रेट का, तो जो एनर्जी होगी, एनर्जी की अवेलेबिलिटी हमें कम देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई जो सबस्ट्रेट होगा सबसे ज्यादा उसका डिकम्पोजिशन होता रहेगा, फिर एनर्जी कम रिलीज होगी, एनर्जी की जो अवेलेबिलिटी होगी वो कम होगी, तो एनर्जी की यील्ड भी कम होगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा बेटा, कुछ जो एंड प्रोडक्ट होते हैं और इंटरमीडिएट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, टॉक्सिक होते हैं, बिकॉज इनसफिशिएंट एनर्जी होती है यहाँ पे, स्मॉल एनर्जी हमें ऑब्टेंड होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या होते हैं, डिकम्पोज्ड होते हैं। इसलिए ये एक लॉन्ग टाइम तक प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो पाते, इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे बेटा, टेम्पररी प्रोसेस नाम देते हैं। तो टेम्पररी प्रोसेस क्यों नाम देते हैं,
डेट इज कह सकते हैं बेटा कैन नॉट कंटिन्यू, कैन नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, है ना, कैन नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती बेटा? ड्यू टू, मैं यहां पे लिख सकता हूं बेटा ड्यू टू मोर सबस्ट्रेट, ड्यू टू मोर सबस्ट्रेट इज डिकम्पोज्ड, इज डिकम्पोज्ड, मोर सबस्ट्रेट इज डिकम्पोज्ड। तो जब ज्यादा सबस्ट्रेट डिकम्पोज्ड होगा तो इससे क्या होगा? सो डेट लेस अवेलेबिलिटी ऑफ, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इज लेफ्ट, तो बहुत कम एनर्जी बचेगी। और ये जो कम एनर्जी लेफ्ट होती है, ये इस एनर्जी के कम होने से कुछ एंड प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, है ना, जब उनकी हायर कंसंट्रेशन हो जाती है तो वो टॉक्सिक होने लगते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर देखने को मिलता है? प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कोई भी ऑक्सीजन यूज नहीं होता, हम कह सकते हैं नो यूज ऑक्सीजन। तो ये तो हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेटा मैं इसको इरेज कर देता हूं। इसके अलावा एक आता है बेटा फर्मेंटेशन। क्या आता है बेटा? एक फर्मेंटेशन। बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फर्मेंटेशन के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म that is called fermentation। उसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? फर्मेंटेशन से। और ये जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन एक इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर प्रोसेस मानते हैं। फर्मेंटेशन बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है ना। फर्मेंटेशन में बेटा, फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है वो एक परमानेंट प्रोसेस मानते हैं, है ना। फर्मेंटेशन एक तरह की क्या होती है बेटा? एक परमानेंट प्रोसेस होता है। बेटा इसको परमानेंट प्रोसेस क्यों नाम दे रहा हूं? क्योंकि ये जो परमानेंट प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये एक लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू होती रहती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हायर प्लांट के अंदर होता है, वो लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू नहीं होता। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा सबस्ट्रेट का डिकम्पोजिशन होता था और कम एनर्जी वहां पे ऑब्टेंड होती थी। और कम एनर्जी जो टॉक्सिक जो हमारे एंड प्रोडक्ट होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं, वो सब हायर कंसेंट्रेशन में क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं, है ना। क्योंकि क्यों होते हैं? क्योंकि भाई सफिशिएंट एनर्जी वहां पे नहीं होती थी। लेकिन फर्मेंटेशन क्या है? एक परमानेंट प्रोसेस है, क्योंकि क्योंकि कैन कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। या हम कह सकते हैं कैन कंटिन्यू फॉर indefinitely, indefinitely। तो ये जो फर्मेंटेशन है किसके अंदर होता है बेटा? फर्मेंटेशन अकर्स इन मेनी प्रोकैरियोट्स, है ना। मेनी प्रोकैरियोट, पी कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? मेनी प्रोकैरियोट्स एंड ऑल्सो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूके मतलब यूकैरियोट्स, है ना। तो मेनी प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, इनके अंदर ये देखने को मिलता है। बेटा फर्मेंटेशन एक एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक तरह का टाइप मानते हैं। तो ये जो फर्मेंटेशन है, अगर हम इसके ग्रोथ कंडीशंस की बात करते हैं तो इसके लिए ग्रोथ कंडीशंस एरोबिक भी हो सकती हैं और एनएरोबिक भी हो सकती हैं। तो ग्रोथ कंडीशंस क्या होती हैं बेटा इसके लिए? ग्रोथ कंडीशन
ग्रोथ कंडीशंस एरोबिक भी हो सकती है, एरोबिक भी हो सकती है और एनएरोबिक भी हो सकती है। एरोबिक और एनारोबिक दोनों ग्रोथ कंडीशंस हो सकती हैं, है ना। तो ये हमारी क्या है, एक तरह की फर्मेंटेशन है। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। एनाएरोबिक में भी ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन था, फर्मेंटेशन के अंदर भी ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे हायर प्लांट्स के अंदर होता है, जबकि फर्मेंटेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई फर्मेंटेशन में भी क्या होता है बेटा, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो हम कह सकते हैं यहां पे क्या होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यहां पे भी पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज देखने को हमें मिलता है। ये बेटा मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, रेस्पिरेशन के टाइप एंड रेस्पिरेशन। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।